हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 210 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 21 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और फर्दर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 201 है। इसमें पूछा गया है कि जो हमारा डेप्थ एरिया ड्यूरेशन एनालिसिस है वो क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि हमारे कोई भी रेनफॉल हो रही है तो देयर आर बेसिकली 3 पैरामीटर्स जो हम डैड एनालिसिस में यूज करते हैं। दिस इज द कैचमेंट एरिया। इसकी कैचमेंट एरिया हम किलोमीटर स्क्वायर में ए से डोनेट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जो रेनफॉल की ड्यूरेशन है इसको आप डी आवर्स मान सकते हैं। इस पर्टिकुलर कैचमेंट में हमारी बारिश हो रही है, ठीक है, और उस बारिश के दौरान ड्यू ड्यूरेशन में हमारी जो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ हमें मिलेगा एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, एक पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए हमारा कांस्टेंट होगा विथ सर्टेन यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस। ठीक है, उसको हम स्मॉल डी से मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम इस कैचमेंट एरिया को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डेप्थ ऑफ रनफॉल है, जो स्मॉल डी से हम डिनोट कर रहे हैं, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज हमें वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ जो कि एरिया इंटू डी होगा, स्मॉल डी, उसके बराबर होगा। तो एरिया आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेप्थ ऑफ रेनफॉल जो यूनिफॉर्म आपने अज्यूम किया है और दैट पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा एवरेज डेप्थ है किसी भी पर्टिकुलर कैचमेंट में वो हमारी डिक्रीज करेगी विथ एरिया इंक्रीज। और ये देखा गया है कि बेस्ड ऑन फील्ड रिजल्ट्स कि वो जो वेरिएशन है दैट इज एक्सपोनेंशियल, और इसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हो P बार इज इक्वल टू P नॉट E की पावर माइनस KA की पावर N। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिके होगा विथ एरिया फॉर अ गिवन ड्यूरेशन। यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है, जिस ड्यूरेशन के लिए हमारी बारिश हो रही है, वो हमारी कांस्टेंट है इस इक्वेशन के लिए। और P नॉट हमारा जो मैक्सिमम रेनफॉल है स्टॉर्म सेंटर पे, जो हाईएस्ट रेनफॉल हो सकती है वो है, और P हमारा एवरेज रेनफॉल है, ठीक है, विच इज एवरेज रेनफॉल डेप्थ भी कह सकते हो आप इन सेंटीमीटर्स। और ये जो हमारा एरिया है ये कैचमेंट एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में, और K और N जो है ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे कैचमेंट एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेंगे। और डिपेंडिंग अपॉन वेरियस स्टॉर्म्स की स्टडी करने के बाद हमारे बहुत सारे हाइड्रोलॉजिस्ट ने K और N की वैल्यू सजेस्ट की है। तो जब हम इन तीनों पैरामीटर्स मींस एवरेज डेप्थ, एरिया और ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल तीनों को इनकॉर्पोरेट करते हैं एक साथ, तो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल स्टडीज में जो हमारा एनालिसिस कहलाता है दैट इज कॉल्ड डैड एनालिसिस, जिसमें हमारा डी जो है दिस इज द मैक्सिमम डेप्थ जो कि हमारी पॉसिबल है उस पर्टिकुलर एरिया में फॉर ड्यूरेशन डी। जब हम इनको फील्ड रिजल्ट से जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मान लीजिए हम 12 आवर्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं रेनफॉल, तो हमारे पास जो डाटा आ रहा है मैक्सिमम डेप्थ का, उसको हमने प्लॉट किया एक पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए, और साथ साथ हम एरिया भी वेरी कर रहे हैं। और हमारी जो मैक्सिमम डेप्थ आ रही है एरिया के साथ, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी एरिया जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो मैक्सिमम एवरेज डेप्थ आपकी रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज के लिए फॉर कांस्टेंट ड्यूरेशन आप मैक्सिमम एवरेज डेप्थ निकाल के जब प्लॉट करोगे तो इस तरह के हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे। तो जो एक कर्व बनता है हमारा डैड कर्व जिसे आप कहते हो, दिस इज द बेस्ट फिट कर्व ऑफ पॉइंट्स जो कि हमने रेनफॉल डाटा जो कलेक्ट किया है और हमारी जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रेनफॉल आ रही है जिस भी एरिया ऑफ कैचमेंट के करस्पॉन्डिंग हम ले रहे हैं। तो ये जो डाटा है इसको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम दी आइसोहाइटल मैप्स। जो हमारे कैचमेंट एरिया है उसके आइसोहाइटल मैप्स का यूज करेंगे।
मास कर्व ऑफ रेनफॉल का यूज करेंगे। इनकी हेल्प से हम ये बेस्ट फिट कर्व इन पॉइंट्स से जो हमारा पॉसिबल है वो हमारा ये डैड कर्व कहलाएगा। तो अगर आप देखोगे जैसे जैसे हमारा ड्यूरेशन बढ़ा रहे हो कि एक पर्टिकुलर एरिया अगर आप फिक्स कर लो, ठीक है, तो अगर आप इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर आप ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल बढ़ा रहे हो तो हमारा जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रेनफॉल है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल बढ़ता जा रहा है। तो आप ये 3 पैरामीटर्स में कोई भी रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जो हमारे डैड कर्व्स हैं दे आर कनकेव, ठीक है, दीज आर कनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा आपको ये कैसे कनकेव डाउनवर्ड्स हैं। एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स, जो कि बेस्ट फिट कर्व ऑफ जो हमारे रेनफॉल डाटा के प्लॉटेड पॉइंट्स हैं। और इसका यूज आप कहां करते हो? फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डिजाइन फ्लड इन हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन ऑफ मेजर स्ट्रक्चर्स सच एज डैम्स। ठीक है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द डिजाइन स्टॉर्म्स, सो दैट जो भी हमारा डिजाइन फ्लड है मेजर स्ट्रक्चर्स के लिए वो हम निकाल सकते हैं इनकी हेल्प से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड 2 कर्व दिखाए हैं। यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो शेप है हमारा ब्लू कलर में, ये हमारा कर्व इंडिकेट कर रहा है, दिस इज कर्व डाउनवर्ड एंड दिस इज अ शेप ऑफ कर्व जिसे हम कॉनकेव अपवर्ड बोलते हैं। और दोनों केस में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनके स्लोप्स जो हैं वो हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा कनकेव डाउनवर्ड में क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे कुछ स्लोप था, यहाँ पर गया तो हमारा स्लोप डिक्रीज कर गया है। यहाँ पर कनकेव अपवर्ड में आपका कोई स्लोप इस लाइन के लिए जो हमारा टेंजेंट के लिए स्लोप था, आप जैसे आगे बढ़ोगे वैसे ही हमारा स्लोप इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर उसी तरह अगर आप देखोगे कि जो हमारे डैड कर्व्स हैं दे आर द कनकेव डाउनवर्ड कर्व्स, जहां पर आपका जो स्लोप है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपने यहाँ टेंजेंट खींचा, आपने फिर यहाँ टेंजेंट खींचा, तो आप देखोगे कि वी आर गेटिंग दी लेस स्लोप एज कंपेयर टू प्रीवियस डाटा पॉइंट्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो फॉर अ गिवन एरिया द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल इंक्रीजेस विथ स्टॉर्म ड्यूरेशन। फॉर अ गिवन एरिया द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस विथ स्टॉर्म ड्यूरेशन। तो हमारा जो स्टेटमेंट बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिकॉज गिवन एरिया के लिए जो हमारा एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल है वो इंक्रीज करेगा अगर आप स्टॉर्म ड्यूरेशन बढ़ाओगे, जो कि इस कर्व में क्लियरली इंडिकेटेड है कि आपका जो गिवन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल जो है, स्टॉर्म ड्यूरेशन आप बढ़ा रहे हो और एरिया आपका कांस्टेंट है, तो आपकी जो एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल है वो हमारी इंक्रीज कर रही है। तो वी आर मूविंग आउटवर्ड्स और हमारा जो शेप है वो हमारा कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है। मैंने पुराने वीडियोस में भी थोड़ा सा ब्रीफ किया था। जो हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होगा ये उस मॉइस्चर कंटेंट को करस्पॉन्ड करता है जिसके बाद हमारी जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो सॉइल से पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, और उसके बाद हमारा जो प्लांट है वो हमारा ड्राई होने लगता है, जिसे आप विल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हमारी जो लीव्स हैं वो हमारी ग्रीन से येलो में चेंज हो जाती हैं। ये हमारा इंडिकेशन होता है कि हमारे जो प्लांट है वो सॉइल से पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, बिकॉज उस मॉइस्चर की कंटेंट के नीचे हमारा जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है जिसे आप बोल रहे हो, उसके उस मॉइस्चर कंटेंट के नीचे जो पानी अवेलेबल है हमारा सॉइल में वो इतना टाइटली होल्ड है कि प्लांट्स कैन नॉट रिमूव द मॉइस्चर एट देयर नॉर्मल रेट टू प्रिवेंट द विल्टिंग ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे डायग्राम दिया हुआ है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट हैं। यहाँ पर ये फील्ड कैपेसिटी इंडिकेट कर रहा है एंड दिस इज द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। आप देख रहे हैं कि हमारा दिस इज इन दोनों के बीच में जो हमारा पानी अवेलेबल है, इन दोनों मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वाटर अवेलेबल है वो हमारा प्लांट यूज कर रहे हैं। बट जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट आपका इस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे जा रहा है, तो जो भी हमारा मॉइस्चर यहाँ अवेलेबल है हमारा रूट्स के सॉइल में वो इतना टाइटली बाउंड है कि दिस इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द रूट्स। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा सॉइल में जो रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो क्या है। तो आप देखोगे कि जो हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है वो हमारा सॉइल क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक या रूट कैरेक्टरिस्टिक्स
और एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन जो फील्ड कैपेसिटी है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा। बिकॉज जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है एक तरीके से, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगी रेदर देन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्या कह सकते हो आप, जैसे हमारी जो सॉइल की स्ट्रेंथ है, जो सॉइल का टेक्सचर है, ये हमारी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका जो रूट का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है हमारा सॉइल में वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा, और वो फर्दर हमारा क्रॉप पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की क्रॉप है। तो बहुत सारी बुक्स में, यहाँ तक गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में भी इसका आंसर सॉइल कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, बट करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, विच इज मॉडिफाइड बाय द क्रॉप। क्रॉप मीन्स जो उसकी रूट्स है हमारी वो सॉइल में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा सॉइल किस मॉइस्चर कंटेंट पर हमारा पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, तो वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करेगा। तो अगर यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी पूछा गया होता तो सिर्फ आंसर हमारा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक होता, बट अगर हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है तो इट विल बी ऑप्शन सी। और मैंने यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर एक रिसर्च पेपर का आपको स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इट इज डिफाइंड एज द लार्जेस्ट वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल at which indicator plants growing in that soil will wilt and fail to recover when placed in humid chamber। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस है कि हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं, कि जिस वाटर कंटेंट के बाद मींस इस वाटर कंटेंट से नीचे अगर हमारा पानी का लेवल जाएगा तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो रूट्स जो हैं उस प्लांट की वो पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। And it is often estimated by water content at 1.5 megapascal soil metric potential। The water content जो एक्सप्रेस किया जाएगा ये आपको पता है, by volume और weight आप एक्सप्रेस कर सकते हो as the lower boundary। लोअर बाउंड्री है हमारी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, along with the upper boundary determined at field capacity। field capacity हमारी upper boundary limit है field capacity, and establish the size of the reservoir of water held in the soil that may be withdrawn by plants known as available water। means हमारा जो फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वाटर अवेलेबल है वो हमारे प्लांट्स यूज कर पा रहे हैं। तो जो फील्ड कैपेसिटी है दिस इज प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाइल परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट, सॉइल एंड एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो प्लांट है या क्रॉप है उसकी जो रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉडिफाई कर दे रही है एक तरीके से हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो सॉइल है इट इज अ फंक्शन ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स टू एक्सट्रैक्ट द सॉइल वाटर। पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हमारी प्लांट की रूट्स हैं दे शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉइल, विच इज फंक्शन ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज सच एज सॉइल स्ट्रेंथ एंड सॉइल टेक्सचर एज वेल एज द रूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉप। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है हमारी रूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप पर भी डिपेंड करेगा, बिकॉज वो डिटरमाइन करेंगी कितना पानी वो रूट्स एक्सट्रैक्ट कर पा रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग द कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर का मतलब है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है और जो सरफेस वाटर है, ठीक है, वो हमारा दोनों प्रॉपरली यूटिलाइज करना एक साथ, सो दैट हमारी जो यील्ड कैपेसिटी है मैक्सिमम सफिशिएंट यील्ड हमें मिले, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया कैन टैकल फूड एंड वाटर सिक्योरिटी अलॉन्ग विद एसोसिएटेड इश्यूज इन द कैनाल कमांड थ्रू कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। हमारा फेडरल एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर को डिफाइन करता है। इट इज डिफाइंड एज ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर along with surface water in any irrigation system। यहाँ पे ये ग्राउंड वाटर अवेलेबल दिख रहा है आपको, एंड दिस इज द सरफेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स। जो हमारा वाटर अवेलेबल है सरफेस पर वो हमारा सरफेस वाटर है। इन दोनों का मिक्स्ड यूज करना प्रोडक्टिव ऑप्टिमल यूज के लिए हमारा कंजक्टिव यूज कहलाता है। Management of surface water and groundwater resources in a coordinated manner such that the total yield of such system over a period of years exceed the sum of yields of the separate components of system। means अगर आप इन दो को इंडिविजुअली आप यूटिलाइज कर रहे हो किसी भी पर्पस के लिए तो जो yield होगी, ठीक है, और जब हम इन दोनों को एक साथ कंजक्टिव यूज करेंगे तो उससे जो yield होगी वो हम उससे ज्यादा होगी।
ये हमारा देखा गया है बेस्ड ऑन यूसेज इन द फील्ड्स। तो यहाँ पर कंसेक्टिव यूज ऑफ वाटर इन अ बेसिन इज द कंबाइंड यूज ऑफ सरफेस एंड वाटर रिसोर्सेज। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइनिंग के रिगार्डिंग है। तो मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूं कि जब हम स्टेबल चैनल्स की बात करते हैं तो डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल्स में हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसमें पहला जो मेथड है दैट इज द क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स मेथड, और जो दूसरा मेथड है हमारा जो हम स्टेबल चैनल की डिजाइन में यूज करते हैं दैट इज द रिजाइम चैनल मेथड। तो ट्रैक्टिव फोर्स मेथड इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जो हमारी शियर स्ट्रेसेस हैं, बिकॉज जो पानी फ्लो कर रहा है तो दैट इज एक्सर्टिंग शियर स्ट्रेस ऑन द बेड मटेरियल। जो भी हमारा जिस भी मटेरियल से हमारा कैनाल बेड या स्लोप बना हुआ है, फ्लोइंग वाटर उस पे हमारा शियर स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा है, उस पर ट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही है। तो जो वो शियर स्ट्रेस है चैनल पर, वो हमारी किसी भी स्टेज पर हमारी क्रिटिकल ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेसेस से कम होनी चाहिए, सो दैट हमारा वो जो चैनल है वो हमारा नॉन इरोडेबल रहे। ठीक है, एंड देयर शुड बी नो सेडिमेंट डिपोजिशन। नो सेडिमेंट डिपोजिशन ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा वाटर है, जो रिवर वाटर है, जो भी चैनल में फ्लो कर रहा है, उस पे हमारे कोई भी सेडिमेंट्स नहीं है सस्पेंशन स्टेज में, एंड इट इज क्लियर वाटर। तो ये इस ट्रैक्टिव फोर्स मेथड का कंसेप्ट है। इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो स्टेबल चैनल है उसमें हमारा जो वाटर फ्लो कर रहा है दैट इज हैविंग नो सेडिमेंट्स, सो दैट कोई भी डिपोजिशन नहीं होगा, और हमारा जो चैनल है वो नॉन इरोडेबल होगा, बिकॉज किसी भी स्टेज पे हमारा शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है पानी के फ्लो की वजह से, वो क्रिटिकल ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेसेस से हमेशा कम रहेगा। तो जो क्रिटिकल ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेसेस हैं ये आपको निकालनी है। इसके लिए हमारा जो मेथड यूज होता है दैट इज शील्ड कर्व मेथड, एंड वेरियस इंपेरिकल इक्वेशंस आर अवेलेबल फॉर एनालिसिस, जिससे आप क्रिटिकल ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेसेस निकाल सकते हो। और जो पानी की वजह से हमारी शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं बेड में, आप देखोगे तो इट डेवलप्स एज गामा आर एस नॉट, और जो हमारा स्लोप पर डेवलप होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप होती है दैट इज 75% ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, और ये वैल्यूज हमेशा क्रिटिकल स्ट्रेसेस से, क्रिटिकल ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेसेस से कम होनी चाहिए। क्रिटिकल ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेसेस वो शेयर स्ट्रेसेस हैं जिसपे हमारा क्रिटिकल मोशन स्टार्ट हो जा रहा है, जिसपे हमारा इंसिपिएंट मोशन भी आप बोल सकते हो कि हमारी शियर स्ट्रेसेस एक्सीड कर गई हैं और हमारा मोशन स्टार्ट हो गया है, मींस जो चैनल है वो इरोड करना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो पहला अजम्पशन है कि हमारा कोर्स नॉन कोहेसिव मटेरियल होना चाहिए एंड इट शुड बी कैरिंग क्लियर वाटर। तो ये स्टेटमेंट्स हमारे ट्रैक्टिव फोर्स मेथड के लिए करेक्ट होंगे। डिजाइन चैनल मेथड में हम ये अज्यूम करते हैं वी कंसीडर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द चैनल। इसमें हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं एंड इट इज अज्यूम कि हमारा जो पानी है उसमें हमारे कुछ सेडिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मींस सस्पेंडेड लोड इज देयर, कैरी फ्यू सेडिमेंट्स, मींस वाटर इज नॉट क्लियर, हम इसमें ये अज्यूम नहीं करते हैं। बट चैनल को जो हम डिजाइन करते हैं इट इज डिजाइंड एज अ नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्काउरिंग चैनल। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है दैट इज लैसीज डिजाइन थ्योरी जो है आप पढ़ते हैं, दैट इज अ रिजाइम थ्योरी, जो कि रिजाइम चैनल, डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल्स के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, तो उस केस में हम हमारा ये ऑप्शन जो 4 है, कैरिंग वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड लोड, इज करेक्ट फॉर लैसीज थ्योरी। ठीक है, जहां पे चैनल को हम नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग की तरह डिजाइन कर रहे हैं। यहां पर मैंने वही चीज एलोबरेट की है, सो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहां पे। एंड दिस इज समवॉट जो हमारी ट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो रही हैं बेड स्लोप और कैनाल बेड मटेरियल पे, तो उसमें हमारे एक रिडक्शन फैक्टर यूज करते हैं हम, दैट इज द रेशियो ऑफ परमिसिबल ट्रैक्टिव फोर्स ऑन साइड स्लोप एंड क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स। तो वो डिपेंड करता है हमारा थीटा और फाई पे। थीटा इज द साइड स्लोप, जो आपका ये स्लोप है दिस इज थीटा,
और जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है जिस बेड मटेरियल का बना हुआ है उसका जो फाई है वो दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, तो दैट इज गिवन बाई दिस वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाई। तो इसको आप लिख सकते हो टाउ सी डैश अपॉन टाउ सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाई। इसके बारे में फर्दर जहाँ पे रिलेवेंट होगा मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस कंसेप्ट को कि हम चैनल साइड्स के लिए जो शेयर स्ट्रेसेस हैं, क्रिटिकल ट्रैक्टिव शेयर स्ट्रेसेस हैं, वो कैसे हम डेराइव करते हैं किसी भी थीटा और फाई के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर शील्ड क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया जो इंसिपिएंट मोशन की स्टेज है, जब हमारा जो बेड मटेरियल है वो जस्ट हमारा मूव करना स्टार्ट कर गया है, इट मीन्स जो हमारा शेयर स्ट्रेसेस हैं दे आर जस्ट एक्सीडिंग दी क्रिटिकल स्ट्रेसेस, तो वो हमारा इंसिपिएंट मोशन या क्रिटिकल मोशन कहलाएगा। तो इस इंसिपिएंट मोशन की स्टडी के लिए जिसमें आप क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, शील्ड कर्व इज ड्रॉन, जो कि सेडिमेंट्स फ्लूइड जो हमारा फ्लो कर रहा है एंड फ्लो प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके हमारे शील्ड्स ने एक थ्योरी प्रपोज की एट स्टेज ऑफ इनिशिएशन ऑफ मोशन, जिस स्टेज में हमारा जो पार्टिकल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने टू नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स या टू नॉन डायमेंशनल नंबर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जो हमारे 2 डायमेंशनल नंबर्स शील्ड ने प्रपोज किया उसमें हमारा पहला जो है दैट इज shear रेनॉल्ड नंबर, shear रेनॉल्ड नंबर जिसको आप लिख सकते हो आर स्टार सी से लिखा आपने यू म्यू स्टार डी अपॉन म्यू, ये हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, एंड डी जो है हमारा जो सेडिमेंट पार्टिकल का साइज है वो है, एंड दिस इज द shear वेलोसिटी which is given by tau upon rho, and this is the critical shear velocity। critical shear stress के बेसिस पर आप ये critical shear velocity निकालेंगे, and this is the density of water जो भी फ्लूइड आप कंसीडर कर रहे हो। और दूसरा जो हमारा नॉन डायमेंशनल नंबर दिया दैट इज शील्ड्स इंट्रेनमेंट फंक्शन, दैट इज यहां पर गलत लिखी हुई है, दिस इज नॉट इंटरटेनमेंट, दिस इज ऑफ इंट्रेनमेंट फंक्शन। शील्ड्स इंट्रेनमेंट फंक्शन बोलते हैं दूसरे नॉन डायमेंशनल नंबर को, इसको आप बोल सकते हो नॉन डायमेंशनल shear स्ट्रेस। ठीक है, तो ये नॉन डायमेंशनल जो shear स्ट्रेस है उसको आप लिख सकते हो बाई इक्वेशन, इंपेरिकल इक्वेशन से आप लिख सकते हो टाउ नॉट टाउ एस्ट्रिक इक्वल टू टाउ सी जो क्रिटिकल shear स्ट्रेस है जिसपे इनिशियल मोशन स्टार्ट हो रहा है, गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टाउ सी अपॉन गामा डब्ल्यू डी जी एस माइनस 1। दिस इज द इंट्रेनमेंट फंक्शन जो शील्ड ने प्रपोज किया, और ये कहा कि जो हमारा शील्ड इंट्रेनमेंट फंक्शन है यानी टाउ नॉट एस्ट्रिक है, दैट इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ दिस shear रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो जो हमारा शील्ड्स इंट्रेनमेंट फंक्शन है वो हमारा shear रेनॉल्ड नंबर का यूनिक फंक्शन है, बेस्ड ऑन दैट जो फील्ड रिजल्ट्स एस्टैब्लिश किए गए आरईसी और जो हमारा इंट्रेनमेंट फंक्शन था उसके बीच में उन्होंने ग्राफ सजेस्ट किया। इनिशियल स्टेजेस में हमारा ये लैमिनार फ्लो है, फिर जैसे जैसे हमारा शील्ड्स रेनॉल्ड नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे हम टर्बुलेंट स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। तो दिस कर्व इज नोन एज शील्ड्स कर्व। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो शील्ड्स कर्व है वो हमारा 2 नॉन डायमेंशनल नंबर्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट पर ड्रॉ किए गए हैं, इसमें ये 2 पैरामीटर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं नॉन स्काउरिंग चैनल्स की
इन कोर्स एलुवियम्स, तो जो इसकी वैल्यू है एंट्रेनमेंट फंक्शन की वैल्यू है दैट इज टेकन एज 0.056 जब हमारा जो डायमीटर ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल है वो 6 mm से ग्रेटर है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा शेयर रेनॉल्ड नंबर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजिड बाउंड्री कैनाल्स। रिजिड बाउंड्री कैनाल्स आप एक तरीके से कह सकते हो कि दीज आर लाइंड कैनाल्स, जहां पर आपका कोई भी इरोजन या स्काउरिंग नहीं हो रही है, whose bed and banks are made with non-erodible materials। ठीक है, तो ऐसे कैनाल्स को हम रिजिड बाउंड्री कैनाल्स बोलते हैं। और जो हमारी रिजाइम कंडीशन है वो हमारी परमानेंट रिजाइम कंडीशन होगी। इट मीन्स हमारा वो इनिशियल स्टेज में ही हमारे चैनल्स जो हैं वो स्टेबल स्टेज में हैं, वहां पर कोई भी स्काउरिंग नहीं हो रही है हमारी रिवर बेड की। और जो ट्रू रिजाइम है एंड फाइनल रिजाइम, ये हमारी दो अलग रिजाइम स्टेट्स हैं, अलग स्टेट्स ऑफ स्टेबिलिटी है, जो कि लैसीज थ्योरी जहां पर अप्लीकेबल है। इनिशियल रिजाइम में हमारी लैसीज थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होती है। जो ट्रू रिजाइम है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये उस स्टेज को बोलेंगे चैनल की जब जो ट्रांसपोर्टिंग वाटर है, जो पानी ट्रैवल कर रहा है रिवर में और जो सेडिमेंट कैरी कर रहा है, वो हमारा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है उस चैनल में हमारी कोई भी सिल्टिंग या स्काउरिंग नहीं हो रही है। और but according to Lassie, the channel should satisfy the condition to be in regime condition and canal discharge, silt discharge should be constant। और final regime हमारी ये ultimate regime condition है जो कि channel attain कर लेता है। इसका मतलब initial stage में जो भी हमारा slope है, bed slope है, हमारा side slope है, वो हमारा initial stage में vary करता है। ठीक है, एक टाइम के बाद, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है बाय साइड्स ऑफ चैनल या बेड ऑफ चैनल, वो हमारा इरोजन कम्स टू एन एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ वाटर के बाद एक स्टेबिलिटी कंडीशन हमारा चैनल अचीव कर लेता है, जिसमें जो बेड स्लोप है, डेप्थ ऑफ चैनल है, विड्थ ऑफ चैनल इनिशियल स्टेज में तो वेरी कर रहे हैं, बट ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम वो एक स्टेबल कंडीशन अचीव करके वो फिक्स्ड कंडीशन अचीव कर लेते हैं। उस स्टेबल कंडीशन को बोलते हैं जहां पर हमारा जो डेप्थ है, वो स्लोप है, बेड का स्लोप है, डेप्थ और विड्थ है, वो हमारी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई है, एंड दैट इज नोन एज फाइनल रिजाइम कंडीशन, जिसके लिए आप लैसीज थ्योरी यूज करते हैं फॉर डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारी ब्रेस्ट वॉल है वो हमारे किस स्ट्रक्चर में यूज की जाती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन किया था मैंने पिछले वीडियो में कि हमारा जो कैनाल हेड रेगुलेटर है, दिस इज कैनाल हेड रेगुलेटर, इसे आप हेड स्लुइस भी बोल सकते हो। इससे जो भी पानी हमारा ऑफ टेकिंग कैनाल में जा रहा है उसको आप रेगुलेट करते हो। ठीक है, और हमारा सिल्ट भी एक तरीके से सिल्ट एंट्री भी कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि दिस इज द मेन पेरेंट कैनाल, ठीक है, और हमारा यहाँ पर आप क्या है, ये दिस इज ऑफ टेक चैनल, जिसके अपस्ट्रीम में, जिसके हेड पर आप कैनाल हेड रेगुलेटर आप लगा रहे हो, एंड दिस इज द ऑफ टेकिंग चैनल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे इनके बीच में गेट्स इंस्टॉल्ड है जिससे आप रेगुलेट करेंगे पानी, एंड दिस इज दी, तो यहाँ पर जो ये आपका एंगल है, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री टू 110 डिग्री फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर, कि ऑफ टेकिंग कैनाल में हमारा स्मूथली पानी एंटर करे विदाउट मच टर्बुलेंस। उसके लिए हमारा जो एंगल है इसके लाइन ऑफ इंस्टॉलेशन से और इसके लाइन ऑफ इंस्टॉलेशन से, वो हमारा 90 डिग्री टू 110 डिग्री के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ पर हमारी गेट कंट्रोल्ड ओपनिंग है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप ये जो लगे हैं, दीज आर हमारे इस तरह सभी, दीज आर कॉल्ड गेट कंट्रोल्ड ओपनिंग। तो ये जो लोकेशन है ये यहाँ पर मैंने एक्चुअल फील्ड की दिखाई हुई है कि दीज आर गेट कंट्रोल्ड ओपनिंग्स। ये हमारी मोटराइज्ड गेट्स होते हैं, दे कैन बी लोअर अप एंड डाउन। ठीक है, यहाँ पर आपकी देख रहे हैं दीज, ये मोटर्स लगी हुई हैं जिससे इन गेट्स को ये मूव करते हैं अप एंड डाउन। ठीक है, और ये हमारे जो हैं दीज आर कॉल्ड पियर्स ऑफ रेगुलेटरी बेस। जो कैनाल हेड रेगुलेटर के बेस हैं, ये हमारा एक सिंगल बे है और इसके बीच में हमारा पानी फ्लो कर रहा है। तो डिफरेंट, जनरली इसकी इकोनॉमिकल जो स्पेसिंग है गेट्स की 6 to 10 मीटर हम रखते हैं,
और ये हमारे पियर्स हैं और इसके ऊपर हमें गेट्स इंस्टॉलेशन करने के लिए ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ वाटर के लेवल्स के बारे में बात की है। तो ये हमारा जो वाटर लेवल है यहाँ पर, ये हमारा डाउन स्ट्रीम कैनाल बेड है, कैनाल फ्री सरफेस लेवल है। और इसी तरह अप स्ट्रीम में, दिस इज अप स्ट्रीम डायरेक्शन, और यहाँ पर ये हमारा डाउन स्ट्रीम में हम बात कर रहे हैं। तो ये डाउन स्ट्रीम, इसके बारे में, ये हमारा डाउन स्ट्रीम में पानी जा रहा है, कैनाल का डाउन स्ट्रीम बेड लेवल है। एंड दिस इज द क्रेस्ट ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे गेट्स इंस्टॉल्ड हैं। ये हमारा क्रेस्ट यहाँ पर पानी के नीचे दिख नहीं रहा आपको, ये पानी का क्रेस्ट लेवल यहाँ पर होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर है जिस पर गेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंड ये हमारे गेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो गेट्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडेड बिटवीन दी क्रेस्ट लेवल, जिसको आप सिल लेवल भी कह सकते हो, एंड दी पॉन्ड लेवल, दिस इज द पॉन्ड लेवल। ठीक है, इसके बीच में आप गेट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड ये गेट्स अप एंड डाउन हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं कि जितना डिपेंडिंग अपॉन पानी हमारा कितना आपको डाउन स्ट्रीम में भेजना है, उसके अकॉर्डिंग इस गेट को कंट्रोल करके हम रखते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, पॉन्ड लेवल अब तो हमारा नॉर्मल फ्री सरफेस लेवल ऑफ कैनाल है, जो कि अपस्ट्रीम में अवेलेबल रहता है। एंड देयर इज सम हाई फ्लड लेवल। जब हमारा हाई फ्लड लेवल आएगा तो होगा क्या, हमारा पानी जो होगा इसके ऊपर से स्पिल कर जाएगा गेट्स के ऊपर। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा गेट है, ठीक है, उसके ऊपर का मतलब है फ्रॉम पॉन्ड लेवल टू जो हमारा हाई फ्लड लेवल आ सकता है, इसके बीच में एक आरसीसी की वॉल कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो वॉल है, दिस इज कॉल्ड ब्रेस्ट वॉल। ये हमारी इंटायर स्पैन में बिटवीन द रेगुलेटर वेज रहती है। तो दिस इज द वॉल। तो आपको ये वॉल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे इस पर सपोर्टेड है। ये हमारा जो पियर्स है, जो वॉल है, इसी का पार्ट हो गई है। दिस इज दी वॉल जो कि हमारी सपोर्टेड है इस तरह, और नीचे इसके गेट्स हैं जो कि स्लाइड कर रहे हैं पानी हमारा, और यहाँ पर हमारा क्रेस्ट लेवल है। तो ये हमारा पॉन्ड लेवल यहाँ पर कहीं है, दिस इज द पॉन्ड लेवल अप स्ट्रीम में, और इसके नीचे हमारा गेट मूव कर रहा है, और इसके ऊपर हमारी जो है वॉल की सफिशिएंट थिकनेस से हम वॉल प्रोवाइड करते हैं कि सो दैट जब फ्लड आए, जो हमारा हाई फ्लड यहाँ कहीं होगा, तो हाई फ्लड के केस में पानी हमारा गेट्स के ऊपर से स्पिल ना हो। तो ये आरसीसी की वॉल है, जो इसलिए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हाई फ्लड के दौरान हमारा जो पानी है वो इसके ऊपर से स्पिल ना हो। ये वॉल कहलाती है हमारी ब्रेस्ट वॉल। ठीक है, तो इस पे हमारा पानी का क्या प्रेशर आएगा, एक तो हमारा हाई फ्लड के दौरान जो हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर है वो आएगा, और इसका खुद का जो वेट होगा जो कि इन दो सपोर्ट्स के बीच में स्पैन कर रहा है। ये हमारे एक तरीके से सपोर्ट्स हैं जिसके बीच में हमारी वॉल जो होगी वो स्पैन कर रही है। ठीक है, तो इसका खुद का सेल्फ वेट के लिए आपको डिजाइन करना होगा, और जो हमारा हाई फ्लड के दौरान पॉन्ड लेवल और हाई फ्लड लेवल के बीच में जो वाटर प्रेशर डेवलप होगा इस वॉल पे, वो हमारा एक एस्पेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा हेड रेगुलेटर या हेड स्लूज जिसे आप कह रहे हो वो होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर एनर्जी डेसिपेशन ऑफ डिजाइन ऑफ स्पिलवेज इज व्हेन द टेल वाटर कर्व। स्पिलवेज के डिजाइनिंग के कुछ एस्पेक्ट्स में पुराने वीडियोस में डिटेल में बात कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने सैंपल के तौर पे एक स्पिलवे लिया हुआ है, एंड दिस इज द अप स्ट्रीम टेल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो जब भी पानी हमारा आएगा डाउन स्ट्रीम में, तो देयर आर टू डेप्थ्स। इनिशियल स्टेज में हमारी एक y1 डेप्थ है, एक हमारी y2 डेप्थ है। तो y2 जो डेप्थ है, ये हमारी y1 के करस्पॉन्डिंग वो डेप्थ है जिस पर हमारी जो हाइड्रोलिक जंप होगी वो फॉर्म हो जाएगी टू डेसिपेट द लॉस ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हो रही है वो हमारी लॉस हो जाए। तो जो y2 डेप्थ है ये हमारी किस पर डिपेंड करेगी, जो हमारा डिस्चार्ज आ रहा है। तो y2 इज अ फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज। तो अगर इन दोनों का हम ग्राफ खींचें, ठीक है, y2 और q का अगर हम ग्राफ खींचें, तो दैट कर्व इज कॉल्ड जंप हाइट कर्व। बिकॉज जंप हाइट इसलिए बोल रहे हैं कि तो क्योंकि y2 डेप्थ के करस्पॉन्डिंग डाउन स्ट्रीम में हमारी जंप फॉर्म होगा, हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा, सो दैट हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है पानी की गिरने से वो डेसिपेट होगी। फिर एक डेप्थ और होगी हमारी, जो हमारी टेल एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, टेल वाटर लेवल, सॉरी, दिस टेल एनर्जी लेवल, दिस इज टेल वाटर लेवल। तो टेल वाटर लेवल और डिस्चार्ज के बीच में हम ग्राफ खींचे अगर,
तो जो हमारा ग्राफ बनेगा दैट इज कॉल्ड टेल वाटर कर्व। ठीक है, तो टेल वाटर का जो लेवल है दैट इज अ फंक्शन ऑफ कि हमारी हाइड्रोलिक कंडीशंस क्या है, हाइड्रोलिक कंडीशंस क्या है, हमारा बेड का स्लोप कितना है, इन सब चीजों पर हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा टेल वाटर जो है स्पिलवे के डाउन स्ट्रीम में वो कितनी होगी। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम जनरली 5 कंडीशंस डिटरमाइन कंपेयर कर सकते हैं कि 5 कंडीशन जिसमें y2 और जो हमारा टेल वाटर कर्व है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो देयर आर कंडीशंस, हम पहली कंडीशन मानते हैं कि दोनों जो हैं वो हमारे कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड कर रहे हैं मींस जो y2 है, तो इसी फिगर को अगर मान लें कि हमारा जो ये y2 है ये हमारा टेल वाटर को कोइंसाइड कर रहा है, मींस y2 इज इक्वल टू टेल वाटर लेवल। ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी, जो हाइड्रोलिक जंप है वो हमारा टो ऑफ स्पिलवे में ही बन जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट आइडियल कंडीशन कि जो हमारा एनर्जी डेसिपेशन होगा, जिसमें हम सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारा इम्पैक्ट से पानी आएगा, जंप फॉर्म होगा, तो यहाँ पे अप्रेन की लेंथ प्रोवाइड करते हैं 5 इंटू y2 माइनस y1। ठीक है, और हमारा जो जंप है हाइड्रोलिक जंप वो इनिशियल स्टेज में टो ऑफ स्पिलवे पे ही बन जा रहा है, और y2 जो है वो टेल वाटर लेवल के बराबर है। ठीक है, फिर बाकी हमारी दो कंडीशंस और हैं, 4 कंडीशन जिसे आप कह सकते हो। पहला केस है उसमें हमारा कि टेल वाटर कर्व जो है लेवल जो है दैट इज अबव y2। तो उस केस में क्या होगा, y2 इज ऑलवेज बिलो द टेल वाटर लेवल। ठीक है, द जंप फॉर्मिंग एट टो विल बी ड्राउन आउट बाय टेल वाटर। तो जब हमारा y2 जो होगा जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी हाइड्रोलिक जंप बननी है वो हमारी टेल वाटर लेवल से कम होगी, तो वो क्या होगी, वो सबमर्ज्ड स्टेज में चली जाएगी। जब सबमर्ज हो जाएगा तो हमारा हाइड्रोलिक जंप बनेगा नहीं और हमारी एनर्जी जो होगी वो डेसिपेट नहीं होगी। तो हमारी एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा बॉटम पोर्शन है उसमें हम एक स्लोपिंग अप्रेन देंगे, जिसका जो स्लोप है वो इस तरह डेसिपेट हम बनाएंगे कि हमारा जो हाइड्रोलिक जंप है वो हमारा फॉर्म हो जाए ओवर दिस अप्रेन पोर्शन। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको अपटर्निंग कर देंगे इसके बॉटम पोर्शन की, जिससे हमारा जो हाइड्रोलिक जंप होगा वो हमारा बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रोलर बकेट टाइप ऑफ एनर्जी डिसिपेटर एंड कंस्ट्रक्टिंग अ स्लोपिंग अप्रेन अबव द रिवर बेड। और यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो टेल वाटर कर्व है वो हमारा जंप हाइट कर्व यानी y2 से ज्यादा है। तीसरा हमारा और कंडीशन बनेगी कि हमारा जो टेल वाटर कर्व है वो हमारा जंप हाइट कर्व यानी y2 जो है वो हमारा टेल वाटर लेवल से ज्यादा है। हमेशा उस केस में जो हम जंप फॉर्मेशन होगा वो नहीं बन पाएगा, बिकॉज जो हमारी डिस्चार्जेस हैं वो हमारे इनसफिशिएंटली लो होंगी। तो उसका तरीका ये है कि हम इस तरह डिजाइनिंग करें कि हमारा जो जंप है वो स्काई जंप फॉर्म बने। दिस टाइप ऑफ एनर्जी डेसिपेटर रिक्वायर्ड साउंड एंड रॉकी रिवर बेड, बिकॉज यहाँ पर पानी जो गिर रहा है वो इम्पैक्ट से गिरेगा, तो हमारा जो यहाँ पर बेड सरफेस चाहिए वो हमें साउंड चाहिए, सो दैट जो एनर्जी है वो प्रॉपरली डेसिपेट भी हो जाए और हमारा रिवर बेड का डाउन स्ट्रीम पोर्शन अफेक्टेड ना हो। और जो हमारा यहाँ पर एनर्जी लॉस हो रहा है दैट इज बाय द डिफ्यूजन एंड एरेशन। ठीक है, तो दिस अरेंजमेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो स्ट्रक्चर में, दिस इज कॉल्ड स्काई जंप बकेट। और प्रोवाइड कब कर रहे हैं, जब आपका जो टेल वाटर लेवल है आप देख रहे हैं, दिस इज द टेल वाटर लेवल, वो हमारा डेप्थ करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोलिक जंप से कम है। तो देयर आर अदर अरेंजमेंट जो मैं भी यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो मोस्ट आइडियल कंडीशन पूछ रहा है तो उस केस में हमारा इट कोइंसाइड्स विथ जंप हाइट कर्व एट ऑल डिस्चार्जेस, जहां पर हमारा जो हाइड्रोलिक जंप है वो टो ऑफ स्पिलवे पे बनेगा, और वहां पे 5 इंटू y2 माइनस y1 के करस्पॉन्डिंग हम अप्रेन की लेंथ प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हमारा ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट के बारे में बात कर रहा है। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आप कंसेप्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है वो हमारा इन्फिनाइटली स्मॉल टाइम पीरियड टेंड्स टू 0 जब होगा, तो जो हमारा हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ बनता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ बनता है। तो अगर एस कर्व के रेस्पेक्ट में बात करें, तो अगर हम डी आवर
यूनिट हाइड्रोग्राफ के करस्पॉन्डिंग एक एस कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सेस है वो हमारी आई सेंटीमीटर पर आवर है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/d सेंटीमीटर पर आवर। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पुराने वीडियोस में। और एक दूसरा एस कर्व ले लेते हैं सेम ड्यूरेशन के लिए, तो इसकी भी इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सेस, वो 1/d सेंटीमीटर पर आवर हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में जो हमारा टाइम इंटरवल है वो हमारा dt होगा। तो अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों के ऑर्डिनेट से s2 माइनस s1, तो जो s2 माइनस s1 होगा वो हमारा क्या होगा, ये होगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो ऑर्डिनेट होगा वो s2 माइनस s1 होगा। करस्पॉन्डिंग टू रेनफॉल एक्सेस कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, और टाइम इंटरवल हमने कितना लिया, dt। तो I इंटू dt, बिकॉज I इज द इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर, इंटू आवर, तो जो हमारी रेनफॉल आएगी वो इंटेंसिटी रेनफॉल एक्सेस आएगी वो सेंटीमीटर्स में आएगी। तो इस IDT के करस्पॉन्डिंग हमारा जो DRH का ऑर्डिनेट है वो हमारा s2 माइनस s1 है, ठीक है। तो बिकॉज अब हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ऑर्डिनेट होगा वो हमारा लीनियर रिस्पॉन्स के कंसेप्ट से IDT हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट की बात करें तो हमारा जो dt होगा वो लिमिटिंग केस होगा, इसमें dt जो होगा वो टेंड्स टू 0 करेगा, एंड s2 माइनस s1 अपॉन IDT, इसको आप लिख सकते हो ds अपॉन dt इंटू आई, और dt जो है लिमिटिंग केस है, इसमें dt टेंड्स टू 0 है। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा एक तरीके से स्लोप ऑफ एस कर्व को डिफाइन कर रहा है ds/dt। तो हमारा जो यूनिट हाइड्रोग्राफ, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, व्हेन dt टेंड्स टू 0 होगा विथ रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल जो एक्सेस की इंटेंसिटी है वो हमारी I सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर, I इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर आवर अगर आप रख दोगे तो हमारा जो स्लोप ऑफ एस कर्व होगा विथ इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी। इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी का मतलब है ये रेनफॉल एक्सेस की इंटेंसिटी है, ये ध्यान रखना है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, कि किस रेट से हमें रेनफॉल एक्सेस मिल रहा है, यानी रन ऑफ मिल रहा है, उसकी इंटेंसिटी का जो रेट है 1 सेंटीमीटर पर आवर है। तो जो स्लोप है एस कर्व का वो हमारा जो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ऑर्डिनेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लीचिंग रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो लीचिंग का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कंसेप्ट, कि जब हम कोई भी सॉइल है, अगर हम सैलाइन सॉइल होगी तो सैलाइन सॉइल में जो हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करने के लिए लैंड को फ्लडेड कर देते हैं। तो लैंड इज फ्लडेड, तो होगा क्या, जो सॉल्ट्स थे हमारे वो वाटर में डिजॉल्व होके हम उसको परकुलेट करवा देंगे, या फिर ड्रेनेज सिस्टम इस तरह डिजाइन करेंगे, सब सरफेस या सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, उससे हम इसको रिमूव कर देंगे इस वाटर को। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जो सॉल्ट्स हैं सैलाइन सॉइल में वो हमारे रिमूव ना हो जाए। तो इस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल को हम लीचिंग कहते हैं, और जो हमारा पानी ड्रेन कर रहा है उसको हम ड्रेनेज वाटर कह सकते हैं या लीच्ड वाटर कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये लीचिंग वाटर है, तो हमें क्या हो रहा है कि जो हमें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए था, अब इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारी कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट थी क्रॉप की, उसके साथ साथ हम कुछ एडिशनल वाटर डाल रहे हैं जो कि ड्रेन हो जा रहा है एक तरीके से, इसको आप ड्रेन्ड वाटर भी लिख सकते हैं। तो जो टोटल इरिगेशन वाटर है दैट इज सम ऑफ कंजम्पटिव इरिगेशन वाटर प्लस ड्रेन्ड वाटर, ठीक है। और इरिगेशन वाटर की जो अब अगर डेप्थ के टर्म्स बात करें सारा, तो दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड, कि हमने जो टोटल पानी अप्लाई किया उसमें हमारा इरिगेशन के लिए भी पानी है और लीचिंग के लिए भी पानी है,
और लीचिंग के लिए वो पानी होगा जो कि हमारा ड्रेन कर जा रहा है डिजोल्व होकर सॉल्ट के साथ। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इरिगेशन वाटर आप कितना अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, दिस कैन बी रिटन। तो यहाँ पे लीचिंग रिक्वायरमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इरिगेशन वाटर अप्लाइड, कितना हम अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप इसको अगर इस कंडीशन को आप लिख सकते हो DI माइनस CU अपॉन DI इंटू 100, दिस इज द लीचिंग रिक्वायरमेंट। और सॉल्ट इक्विलिब्रियम के केस में हमारा जो ये रेशियो है ड्रेन्ड वाटर जो लीच हो जा रहा है एंड इरिगेशन वाटर इज कैन बी रिटन एज CI अपॉन CD। और ये हमारा CI क्या है, ये सॉल्ट कंटेंट है या सॉल्ट कंसंट्रेशन है इरिगेशन वाटर का जो हम अप्लाई कर रहे हैं। और ये हमारा बिकॉज जो लीच वाटर होगा उसमें हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होगा, तो ये सॉल्ट इक्विलिब्रियम से ये इक्वेशन आएगी। तो जो CI और CD होंगे ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिकॉज सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इरिगेशन वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और ये हमारा ड्रेन्ड वाटर जो लीच हो जा रहा है, पानी बाहर चला जा रहा है सॉल्ट जिसमें डिजॉल्व है वो ज़्यादा होगा। तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 times द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लीचिंग रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी 10% है। ठीक है, और हमारा जो कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट है वो हमारी 90 mm है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इरिगेशन में हम कितना पानी हमने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन बनेगी दैट विल बी 10 इज इक्वल टू 1 माइनस CU अपॉन CU यानी 90 अपॉन DI इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट CU इज इक्वल टू DI इज इक्वल टू 100 mm। मीन्स आपने 100 mm पानी अप्लाई किया, 10 mm उसमें से लीचिंग के लिए रिक्वायर्ड था, 90 mm इरिगेशन के लिए रिक्वायर्ड था। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट हुई वो हमारी 10% की हुई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन C होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के फर्दर वीडियोज में बनाता रहूँगा। थैंक यू।